और दूसरा टर्म बेटा हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको भी लिख देते हैं। सेकेंड टर्म वी विल स्टडी इज इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो इसको देखिए बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम सबसे पहले देखते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारे पास सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ से हमने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया और वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है और न्यूक्लियस भी हमारा पॉजिटिव नेचर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं न्यूक्लियस के अंदर। तो जैसे ही पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाएंगे तो धीरे धीरे इसकी जो अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कन्वर्ट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब अल्फ़ा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे तो ऐसा है कि जब पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास आता है तो बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज धीरे धीरे अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होते होते ज़ीरो आ जाती है और ये अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक आते आते एक पॉइंट के बाद और ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाता, यहीं आके रुक जाता है। तो इनके बीच की जो ये दूरी होती है इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसी से भी डिनोट कर सकते हैं आप इसे, आप चाहे तो इसे आर से डिनोट कर सकते हैं या स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं या आर नॉट से डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है, पर मतलब इसका वही है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अप्रोचिंग अल्फा पार्टिकल विद द न्यूक्लियस, जिस पे उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी अल्फा पार्टिकल की होगी हाफ mv²। ये दोनों जो है इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2/r, जहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी r है इनके बीच में है। तो अब इस केस में हमारे पास Q1 Q2 नहीं है, इस केस में हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज है और न्यूक्लियस के चार्ज को डिनोट करते हैं Ze से। ठीक है, और हमारा पहला पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज हमारा होता है 2e के बराबर। मैंने अभी आपको बताया था 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इनके बीच की जो ये दूरी जहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी प्योरली इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है उसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और हम डिनोट करेंगे r0 से। तो इस केस के लिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 की जगह 2e, Q2 की जगह Ze अपॉन डिस्टेंस मतलब r0। तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 2e × Ze डिवाइडेड बाई r0। क्योंकि आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल रहे हैं मतलब r0, तो r0 को ऊपर ले जाइए, काइनेटिक एनर्जी को नीचे ले जाइए, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा r0 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। इधर देखिए बेटा, ये e × e बन जाएगा e², बचेगा 2 और z, तो हमारे पास आ गया 2ze² डिवाइडेड बाय, ये काइनेटिक एनर्जी जब नीचे जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में हाफ mv²। कुछ बुक्स में ना बेटा इसकी जगह यहाँ पे हाफ mv² की जगह कुछ बुक्स में k लिखा जाता है, एक ही बात है। कुछ बुक्स में यहाँ पे E लिखा जाता है, पर यहाँ पे E का मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी ही है जिसकी वैल्यू होता है हाफ mv²। तो आप कुछ भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम यूज़ करेंगे हाफ mv²।
चलिए, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। व्हाट इज़ दिस इम्पैक्ट पैरामीटर? देखिए, न्यूक्लियस बेटा हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाते हैं इसको समझने के लिए। ये हमने बनाया एक न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स अप्रोच करते हैं न्यूक्लियस को। कई अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस पे हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बम्बार्ड कराए थे। तो ये अल्फा पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह से इसको अप्रोच कर रहे हैं। अब देखिए, चलिए इसको ना न्यूक्लियस मानने की जगह इसको एटम मान लेते तो ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। ये पूरा आप एटम मान लीजिए और इसके अंदर एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर एक बहुत छोटा सा, ये हमने ग्रीन कलर में एक न्यूक्लियस को लेट किया, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए अब जैसे जैसे ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच करेगा तो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी हमारा पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे ही इसको अप्रोच करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन के कारण ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। ठीक है ना, ये अल्फा पार्टिकल आया और क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक से क्रॉस कर रहा था इसलिए ये थोड़ा सा जो है बेंड कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जब ये वाला अल्फा पार्टिकल आएगा, दूसरा वाला, जब ये हमारा दूसरा अल्फा पार्टिकल अप्रोच करेगा एटम को, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है तो हल्का सा बेंड करेगा। जब अगला अल्फा पार्टिकल आएगा तो ये तो बिल्कुल बेंड नहीं करेगा, ये सीधा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूक्लियस से ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है, जबकि ये वाला अल्फा पार्टिकल बहुत नज़दीक था। ये अल्फा पार्टिकल बहुत नज़दीक था इसलिए इसने डिफ्लेक्शन दिखाया ज़्यादा। ये अल्फा पार्टिकल थोड़ा दूर है तो ये डिफ्लेक्ट करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा, और ये वाला अल्फा पार्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा दूर है तो बिना डिफ्लेक्ट के सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है ना, ये हमें रिलेशन बताता है कि एक बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल जो है कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करता है जब वो एक एटम से क्रॉस कराया जाता है, उससे बम्बार्ड कराया जाता है। ठीक है, हमने देखा कि जब हमारे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं तो स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा आता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो स्कैटरिंग एंगल बहुत कम आता है, कई तो सीधे सीधे ही निकल जाते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है ना, ये डिस्टेंस ही होता है। इट इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। देखो सबका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल था ना, तो इनके वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस का जो ये सेंटर है ना, इनके बीच की जो ये दूरी है ना, इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये पहले पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया। यही न्यूक्लियस के सेंटर से अगर आप दूसरे पार्टिकल का ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये दूसरे पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियस के सेंटर से तीसरे पार्टिकल के बीच की ये दूरी निकालेंगे तो ये तीसरे पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर। तो देखिए, पहले पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत छोटा है, इम्पैक्ट पैरामीटर को बी से डिनोट करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा, स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा। दूसरे पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर देखो थोड़ा बड़ा हो गया। दिस इज़ द इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर द सेकेंड पार्टिकल। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ा तो स्कैटरिंग एंगल कम हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर और बढ़ेगा तो स्कैटरिंग एंगल और कम हो जाएगा। तो बेसिक बात जो समझने की है वो ये है कि इम्पैक्ट पैरामीटर होता है डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है बिना डिफ्लेक्शन के जो आया है, एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो ये दूरी होती है ना, इसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। जब इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता है स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा होता है, जब इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग एंगल कम आएगा। ठीक है, ये जो बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने निकाला है, ये R0 की वैल्यू जो आपने ये निकाली, ये कैसे आई मैंने आपको निकाल के बता दिया। इम्पैक्ट पैरामीटर कई डेरिवेशन हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जो आपको स्टडी करना है। द इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिनोटेड बाय b small b and its value is given by 1/4 pi epsilon naught ze square cot theta by 2 divided by half mv square। ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो z है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर। गोल्ड फॉइल के लिए अगर आप गोल्ड फॉइल यूज़ करें बम्बार्ड कराने के लिए, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एम जो है आपका अल्फा पार्टिकल का मास है, वी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। जो ये थीटा है, थीटा इज़ द स्कैटरिंग एंगल, कितने एंगल से ये स्कैटर करके इसने अपने पाथ को डेविएट किया था।
ठीक है ना, वो स्कैटरिंग एंगल कहलाता है आपका थीटा। भाई 10 डिग्री से स्कैटर हुआ, 20 से हुआ, 45 से हुआ, 90 से हुआ, बहुत कम ऐसे होते हैं जो 180 से स्कैटर होते हैं। तो थीटा इज़ योर स्कैटरिंग एंगल। एक बात ध्यान रखिएगा, इफ़ स्पेशल केस है बेटा, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन स्मॉल बी विल बी ज़ीरो। इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है, देखिए थीटा जब आपका 180 डिग्री होगा तो थीटा बाई 2 आपका आ जाएगा 90 डिग्री, करेक्ट। और जो कॉट 90 है ना बेटा, कॉट 90 आपका होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो जब थीटा आपका 180 डिग्री के बराबर है तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके जो बी की वैल्यू है वो आ गई 0, ठीक है। इसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए जो अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है, जो अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा न्यूक्लियस को हेड ऑन कोलिजन करने के लिए पास आता है, तो वो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से बाउंस बैक करके चला जाता है एट 180 डिग्री, करेक्ट। तो देख लो 180 डिग्री पे आपका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो 0 है। इम्पैक्ट पैरामीटर किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो है डिस्टेंस होता है। तो ये आपका हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ आपका अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस के बीच का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है आपका? 0। तो कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर एन अल्फा पार्टिकल हुज स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री। सो द आंसर इज इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डज द स्कैटरिंग एंगल वेरीज व्हेन द इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेज। तो हमें आंसर लिखना है व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेज द स्कैटरिंग एंगल डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये दो मेन टर्म्स थे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से हमें स्टडी करने थे। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपने अभी पढ़ा है ये है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने एटम की अनाटमी दी थी। तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एटम का कैसा स्ट्रक्चर पाया उसके पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखा गया था कि एटम जो है क्या कहते हैं, बहुत छोटे साइज़ का होता है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होती है। एटम की जो है मैक्सिमम स्पेस, हमारी एटम की मैक्सिमम स्पेस होती है एम्प्टी, बहुत छोटा सा, except a very small core called nucleus is present at its center. ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। फिर उन्होंने बोला था दूसरे पॉइंट में, दूसरा इन्होंने एटम का पॉइंट दिया था, वो था कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसका साइज़, ये जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है, न्यूक्लियस का जो ये साइज़ है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा साइज़ है, ठीक है। मतलब अगर एटम का साइज़, अगर हमारे एटम का जो साइज़ है, इफ़ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ होता है करीब 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? इसका मतलब है, देखिए 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻14 कंपेयर करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 10⁻+4, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है ना। ये था आपका साइज़ ऑफ एटम, ये था आपका साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एटम का साइज़ न्यूक्लियस के साइज़ के कंपैरिजन 10,000 गुना बड़ा होता है। एटम न्यूक्लियस के साइज़ के कंपैरिजन 10,000 गुना बड़ा होता है, कम से कम 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा। मतलब अगर आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं अभी, अगर वो कमरा आपके एटम के साइज़ के इक्विवेलेंट है, तो आपके पेन की रिफिल की छोटी सी निब आपकी जो है न्यूक्लियस के साइज़ के बराबर है,
इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। मतलब कमरे में जितनी जगह आपके पेन की रिफिल की एक निब लेती है ना, उतनी ही जगह एटम में छोटा सा न्यूक्लियस लेता है। मैक्सिमम स्पेस एटम की खाली है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल जो है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए थे। ठीक है, अच्छा फिर अगले पॉइंट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि न्यूक्लियस के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन करेंगे ताकि हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल आ जाए। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि जो हमारा एटम है ना वो इलेक्ट्रिकली होगा न्यूट्रल। यानी कि जितना प्रोटॉन से हमारा जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन से हमारा जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से उतना ही क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव और जितना नेगेटिव चार्ज होगा, अगर +5 है -5 हो जाए तो टोटल चार्ज आपका कितना आ जाएगा? 0। करेक्ट। +5 और -5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। तो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका कारण ये है कि प्रोटॉन से जितना पॉजिटिव चार्ज मिलता है उतना ही इलेक्ट्रॉन से हमको नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब इसके बाद बेटा बात आती है कि जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया था तो बोर को इंटरवीन करने की क्या ज़रूरत थी? बोर हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एटम का मॉडल दिया था और रदरफोर्ड के बाद दिया था। इसका मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। ये जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं ये गलत नहीं है, ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जहाँ कमी थी उसको आके पूरा किया था हमारे बोर नाम के साइंटिस्ट ने इन हिज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम कि क्या क्या कमी थी बोर की, तो अभी हम रदरफोर्ड का पढ़ रहे हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या कमी थी। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमी थी जिनको बोर ने आके पूरा किया था। तो सबसे पहले जो है ना, रदरफोर्ड हमारा एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये हमारा सेंट्रल कोर है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन जहाँ गलती हुई थी रदरफोर्ड से वो ये थी कि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं ना, तो रिवॉल्व करते करते एनर्जी रेडिएट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन के दौरान अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली फोटॉन के रूप में निकालते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो कम होती चली जानी चाहिए, और कम होते होते इलेक्ट्रॉन फाइनली किस पे आके गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए आप फील्ड में रेसिंग कर रहे हैं, शुरू में बहुत एनर्जी होती है, धीरे धीरे आप थकना शुरू कर देते हैं। जब आप थकना शुरू कर देते हैं तो आपकी भागने की जो वेलोसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्यूशन कंटिन्यूसली दिखाता है तो इसके एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस हो रहा है तो धीरे धीरे इसके रिवॉल्यूशन का रेडियस कम होते होते, वेलोसिटी और रेडियस कम होते होते इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होता है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं होना चाहिए, पर रियलिटी में एटम इज स्टेबल। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है रदरफोर्ड की पहली कमी थी। दूसरी कमी जहाँ हम रदरफोर्ड का देखते हैं वो ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करते करते एनर्जी रेडिएट करता है, तो फोटॉन्स अब एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही तो रेडिएट करेगा ना, तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट करता है। लाइट एनर्जी मतलब फोटॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। पिछले चैप्टर में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। एक मेटल प्लेट पे जब फोटॉन्स आके गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अबाउट तो फोटॉन एमिट करता है।
उल्टा, ठीक है। क्यों करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट जब रिवॉल्व कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अपनी एनर्जी को कम कर रहा है, बट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कम हो रही है रिवॉल्यूशन करते करते, तो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो एनर्जी होती है लाइट एनर्जी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली कम हो रही है, तो लाइट एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए, यानी कि फोटॉन्स कंटिन्यूसली एमिट होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। फोटॉन्स सिर्फ तब एमिट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है ना, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है ना, फोटॉन सिर्फ तब एमिट होता है, कंटिन्यूसली फोटॉन नहीं एमिट होते रहते हैं। तो यहाँ पे रदरफोर्ड की दूसरी कमी थी। तो पहली कमी थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन के दौरान कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, रेडियस कम होनी चाहिए, और धीरे धीरे इस हिसाब से तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा वो और एटम खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरी कमी थी कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो फोटॉन्स कंटिन्यूसली एमिट होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। फोटॉन सिर्फ तब एमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट जंप करता है। तो ये दो कमी थी रदरफोर्ड की, जिसको आके पूरा किया था बोर ने इन हिज बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसको अब हम स्टडी करेंगे अगली क्लास में।